Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss vitamin B9 and vitamin B12. Let's start our lecture with a hadith Pak Payghambar sallallahu alaihi wasallam. Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that who and much God will open the knots of his sorrows. पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तग़फ़ार करो ताकि खुदा तुम्हारे गम की गिरा खोल दे। यानी इस एक हदीस में उन्होंने यानी इंसान के जो गम का इलाज बताया। अक्सर लोग यानी गम की वजह से परेशान रहते हैं, तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में यानी इंसान के यानी गम की वजह यानी अगर आप इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपके गम दूर हो जाएंगे। अगर कोई शख्स कहते हैं मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ मगर मेरे गम दूर नहीं हुए, तो वो शख्स धोखा दे रहा है। क्यों? मैं बताता हूँ किस तरह वो इंसान यानी धोखा किस तरह देता है। यानी जब इस्तग़फ़ार करने जाता है खुदा के सामने, तो वो खुदा के सामने वो हाथ लेकर जाता है जो शफ़ाफ़ होता है, जबकि जो गुनहगार हाथ होता है उसे छुपा लेता है। यानी जो अच्छे काम हैं वो सिर्फ उसी की वजह से यानी वो खुश होता है कि ये मेरे यानी मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ग़ीबत नहीं करता। लेकिन वो जो गुनाह हैं जो पीछे करता रहता है वो छुपाता है, बिल्कुल तौबा करता है लेकिन कहता है खुदा लेकिन मैं उस शख्स से हसद करना नहीं छोड़ सकता, मैं फ़लाँ शख्स से मैं दुश्मनी नहीं ख़त्म कर सकता, फ़लाँ शख्स को मैं माफ़ नहीं कर सकता। ये गुनाह यानी पीछे अपने पास रखता है। लेकिन वो जो जैसे नमाज पढ़ता है वो कहता है नमाज मैं पढ़ूँगा, लेकिन जो गुनाह वो करता है उसकी तौबा नहीं करता। यानी मैं निगाह हराम नहीं छोड़ सकता। तौबा का मतलब यानी हर तरह के गुनाह से तौबा, ये नहीं कि जो शफ़ाफ़ात है वो खुदा के सामने और जो गुनाहगार हाथ है उसे पीछे छुपा ले। तो सिर्फ खुदा ही ऐसी ज़ात है जो यानी गुनाहगार को और अच्छे इंसान से ज़्यादा जिसका मुंतज़र होता है। एक नेक इंसान से ज़्यादा खुदा मुंतज़र होता है कि गुनाहगार मेरे पास वापस है। आप एक भिखारी को अगर एक टाइम दें, है ना, अगर वो थोड़ी देर बाद वही भिखारी आपके सामने, तो आप उसको एक और नज़र से देखते हैं। लेकिन ये खुदा है जो यानी सुबह भी और ज़ुहर को, असर को, मगरिब को, इशा को 5 वक्त आपको बुलाता है नमाज के लिए और कहता है दुआ मांगो। अगर आप वो कहता है अगर आप मुझसे मांगते नहीं हो तो ये नमाज़ें मेरे की ज़रूरत ही नहीं है, नमाज़ें मुंह पे मार देता है खुदा। यानी वो नमाज के लिए भी इस तरह बुलाता है कि मुझसे मांगो। ये नहीं कहते तुम गुनाहगार हो या गुनाहगार है नेक है तो मांगे, गुनाहगार है नहीं मांगे। हर इंसान को वो कबूलियत के लिए मुंतज़र होता है। खुदा हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक दे। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फॉलिक एसिड और विटामिन B12। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पीछे हम इसको बैकग्राउंड से डिस्कस करके चलें, ताकि हम एकदम से फॉलिक एसिड या जिसे हम विटामिन B9 कहते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ताकि हम इंटर और यानी बेसिक लेवल को रिलेट करके चलें तो हमारी फाउंडेशन अच्छी होती है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। और देखिए विटामिन जैसे दूसरे प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह वो भी हमारी बॉडी के दौर, ये भी हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो अगरचे हमें थोड़ी सी मिकदार में, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें होती है ना। ये थोड़े फंक्शन हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये हमारे लाजम है। 2 तरह के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल है, दूसरे हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल में हमारे पास विटामिन A, D, K, E आ जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल में हमारे पास 2 तरह के हैं, एक B कम्प्लेक्स होता है, दूसरे नॉन बी कम्प्लेक्स। नॉन बी में सिर्फ विटामिन C आता है, जबकि इधर हमारे पास इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, B1, B2, B3, B7, है ना। ये हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग के हैं। दूसरे हम हेमेटोपोएटिक के हैं जिससे हम विटामिन B9 और B12 कहते हैं, और एक और हैं जो हमारा विटामिन B6 या पेरिडोक्सिन। हम क्योंकि मॉड्यूल की तरह हम पढ़ रहे हैं, तो मॉड्यूल में हम इनको यानी वन बाय तमाम को डिस्कस नहीं करेंगे, वही डिस्कस करेंगे जो हमारे यानी ब्लड से रिलेटेड है।
अब हेमाटोपोएटिक यानी जो ब्लड के फॉर्मेशन में हमारे पास ये दो डिस्कस होते हैं, और है ना 3 हम इधर विटामिन डिस्कस करते हैं। एक विटामिन के है ना, और बाकी ये 2 विटामिन, इन 2 विटामिन को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी जो ब्लड प्रोटेक्शन में इम्पोर्टेंस है। और विटामिन के जब हम कोगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग की तरफ जाते हैं तो उधर हम विटामिन के को डिस्कस करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंस इनकी इस वजह से, अगर इनकी यानी डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास है ना मैक्रोसाइटिक कंडीशन आते हैं, जिसमें हमारे यानी मैक्रो आप जानते हैं लार्ज के लिए और मैक्रो स्मॉल के लिए इस्तेमाल होता है। मैक्रोसाइटिक यानी जब इन दोनों की डेफिशिएंसी हो या किसी एक की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास आरबीसी जो हमारे पास बन रहे होते हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है। यानी नॉर्मल उनका 80 से 100 है ना फेमटोलीटर है, लेकिन ये क्या होता है 100 से अबव हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि ये इम्पोर्टेंस है डीएनए सिंथेसिस में। अब पहले थोड़ा सा डीएनए को भी समझ लें। यानी डीएनए में होता क्या है, यानी एक प्योराइन होता है, एक पैरिमिडीन होता है। अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो इधर थायामीन होता है पैरिमिडीन में, अगर वो ये आरएनए तो यूरासेल हमारे पास मौजूद होता है। ये यानी पैरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि ना प्योराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। नाम बड़ा है लेकिन पैरामिडीन का नाम बड़ा है लेकिन साइज़ छोटा है, लेकिन इधर प्यूरेन का नाम छोटा है लेकिन इसका साइज़ बड़ा है। यानी एक सिंपल याद रखने का वैसे ट्रिक है। पहले हम यानी फॉलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। पहले तो एक ये समझ लें, क्या हम विटामिन B9 को कभी हम फॉलिक एसिड कह रहे होते हैं, कभी फॉलेट कह रहे होते हैं, कभी विटामिन B9 कहते हैं। ये इनमें यानी थोड़ा क्या डिफरेंस है, क्या ये मुख्तलिफ टर्म है, ये कि अब ये इसी के एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म है, ये फॉलिक एसिड और फॉलेट। फॉलिक एसिड हमारे पास जो है ना ये हमारा आर्टिफिशियल फॉर्म है, जबकि फॉलेट हमारे पास नेचुरल फॉर्म है। यानी किसी अगर ये बिलफर्ज हम अगर कोई यानी वेजिटेबल ले रहे हैं, अगर उसका पार्ट है यानी नेचुरल सोर्स का पार्ट है तो हम उसे फॉलेट कहते हैं। अगर ये फॉलिक एसिड यानी आर्टिफिशियल फॉर्म में है या हमारे पास यानी तब्दील हो चुका है नेचुरल फॉर्म से फॉलेट से, तो हम इसे फॉलिक एसिड कहते हैं। ये विटामिन B9 ही, लेकिन इसकी ये 2 फॉर्म है। यानी अगर नेचुरल फॉर्म है तो हम उसे विटामिन यानी फॉलेट कहते हैं, अगर ये आर्टिफिशियल फॉर्म है या सिंथेटिक फॉर्म है तो हम उसे फॉलिक एसिड कहते हैं। अब फॉलिक एसिड लफ्ज़ ड्राइव हुआ है हमारे पास फॉलियम से, जिसका मतलब है लीफ, है ना। इसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास टेरिडियन रिंग होता है, दूसरे हमारे पास पाबा आ जाता है यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा होता है, और इसके साथ होते हैं ग्लूटामिक एसिड। इनके यानी तादाद डिफ़र कर सकती है 1 to 7। यानी अगर ये देखें, अगर डायग्राम को अगर समझ सकें, ये टेरिडियन रिंग है, इसके दरमियान ये पावा है, यानी ये बेंजोइक एसिड जिसके पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या है अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और साथ क्या है ये ग्लूटामेट। इसकी यानी एन आपको यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी यानी तादाद डिफ़र कर सकती है ग्लूटामिक। अगर ये सिंगल होता है तो हम इसे मोनो कहते हैं। अगर 2 डाई ट्राई अगर ये ज़्यादा हो तादाद तो हम इसे पोलीग्लूटामेट कहते हैं, है ना। इस रिंग से हम इसका एक नाम कहते हैं टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, यानी टेरिडियन रिंग होती है, इसमें पावा होता है और ग्लूटामेट होता है। ये एक इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है। और अब ये फॉलेट तो ये तो हम इनटेक करते हैं, लेकिन जब हमारे पास ये फंक्शनल फॉर्म है वो हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट हैं डाईहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये अगर इसमें अगर थोड़ा आप समझ सकें तो यहाँ आपको 3 डबल बॉन्ड है, एक ये एक ये एक ये। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूँ तो हम इधर 2 हाइड्रोजन ला सकते हैं। अगर ये मैं ऊपर वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर दूं तो 2 हाइड्रोजन और भी मैं ला सकता हूँ। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से, यानी NADPH जब NADP प्लस में कन्वर्ट होता है तो ये 2 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर देता है, तो ये डाईहाइड्रोफोलेट, यानी 2 हाइड्रोजन डाईहाइड्रो 4 हाइड्रोजन तो टेट्राहाइड्रोफोलेट। इनकी यानी ये फॉलेट की यानी डिफरेंट फॉर्म है, या विटामिन B9 की मुख्तलिफ फॉर्म है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फंक्शनल फॉर्म में, डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट। आगे हम इनके यानी जब फंक्शनल फॉर्म आएगी तो
ये बात आएगी यानी डाईहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो आप इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आप क्लियर कर लें। अब इसके सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, अब पहले से यानी फॉलिक एसिड अब फॉलियम से निकला है, जिसका मतलब भी लीफी है ना। ये इसके यानी हमें ग्रेन से भी मिलता है, सीरियल, लिवर, यीस्ट, किडनी, एग। अब यानी हमारा पढ़ने का यानी स्टाइल ये होगा कि हम पहले इसके सोर्सेज देखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर इसका मेटाबॉलिज्म यानी एब्जॉर्प्शन, और फिर उसके फंक्शनल और डेफिशिएंसी। यानी पहले हम फॉलिक एसिड को डिस्कस करेंगे और फिर विटामिन B12 को, और इनके दोनों के जो एक साथ के फंक्शन है वो भी देखेंगे। तो अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमारे पास जब प्रेग्नेंट और वोमेन में या लैक्टेशन जो कर रहे होते हैं उसमें जो है ना इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, जबकि हमारे नॉर्मल जो है ना उसकी तादाद कम होती है। 400 एडल्ट में 100 से 300 माइक्रोग्राम है ना पर डे जो है हमारे पास ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट और लैक्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे अगर इनकी डिफिशियंसी से हमारे काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, तो आगे वो डिस्कस करेंगे। अब एब्जॉर्प्शन आपने इधर इसकी यानी डिफरेंट फॉर्म है, आपने वो याद रखनी है। यानी पहले हमारे पास जो खुराक आएगी वो हमारे पास है ना पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में आएगी, तो फिर हमें उसको बनाना होता है मोनोग्लूटामेट फॉर्म। पॉलीग्लूटामेट आप अगर ये सिंपल समझें तो ये हमारे पास यानी ये बीच में हमारे पास ये फॉलेट है, यहाँ से इसके यानी यहाँ भी हमारे पास ग्लूटामेट, यहाँ भी हमारे पास ग्लूटामेट है ना। यानी इसको हर तरफ से ये ग्लूटामेट ने घेरा होता है। ये इस फॉर्म को हम पॉलीग्लूटामेट कहते हैं। यानी इसको हर तरफ से जो है ना अगर ग्लूटामेट ने घेरा होता है तो ये हमारे पास पॉलीग्लूटामेट फॉर्म है। लेकिन ये हमारे पास अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। हम इसे अब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, इसके बाकी सब को रिमूव करते हैं, सिर्फ एक सिंगल एक ही है ना यानी हम रहने देते, सिर्फ एक हमारे पास रह जाए तो हम फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। जबकि हमारे पास जो डाइट में आता है, यानी हम जो खुराक लेते हैं वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, उनमें ये पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में होता है, तो हमें GIT में इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोनोग्लूटामेट, ताकि हमारे पास ये इसमें यानी हमें एब्जॉर्ब हो सके। अब देखें अब यानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये पॉलीग्लूटामेट फॉर्म है, इसको कौन कन्वर्ट करता है, एंजाइम फोलेट कंजुगेज है या पॉलीग्लूटामेट हाइड्रोलेज है, जो इस पॉलीग्लूटामेट को हमें क्या करता है मोनोग्लूटामेट फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। तो फिर ये हमारा यानी एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में, तो वहाँ यानी डिडिनम और जिजिनम के लेवल पे एंजाइम मौजूद होते हैं जिसको कन्वर्ट करते हैं। फिर हम म्यूकोजल अपटेक होती है ना, उसके बाद जो है ना ये फिर डिफरेंट फॉर्म में, फंक्शनल फॉर्म में, यानी मेथिलेटेड N5 मिथाइल टेट्राफोलेट की फॉर्म में ये सर्कुलेशन में जाता है। ये देखते हैं आप, यानी N5 मिथाइल टेट्राफोलेट, N5 का क्या मतलब है, अगर पीछे आप स्ट्रक्चर देखें, ये देखें आपके पास यानी डिफरेंट नाइट्रोजन मौजूद हैं। अगर ये 5 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा हो तो हम इसे N5 कहते हैं, अगर 10 पे भी लगा हो तो हम इसे है ना N5 N10 मिथाइल, यानी ये N5 इस पे यानी इस पोजीशन के को हम नाम दे रहे हैं N5 N10 मिथाइल लेटर, जो फॉर्म हम बोल रहे हैं है ना N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रेट, यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट ऐसा जिसके 5 नंबर और 5 नंबर पे यानी मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो हम उसे टेट्राफोलेट। अब ये स्टोरेज फॉर्म, फिर हमारे पास यानी ये सर्कुलेशन में ये फॉर्म जाती है और फिर हमारे पास आ जाते हैं यानी स्टोरेज में, फिर वो पॉलीग्लूटामेट के फॉर्म में। अब ये देखें हमारे पास डाइट में पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में आया, फिर जब इंटेस्टाइन में इसने एब्जॉर्ब होना है तो ये मोनोग्लूटामेट में चला जाएगा, और फिर इसने किस में जाना है, सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में ये किस फॉर्म में जाएगा, है ना मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। अब ये सिंपल समझे, पॉलीग्लूटामेट, फिर ये मोनोग्लूटामेट, और फिर ये 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में हमारे पास सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। फिर उधर यानी इसके पास बैठने की
काफ़ी एफिनिटी ज़्यादा होती है तो ये बेंड कर जाता है एल्ब्यूमिन से, या फिर इसका वो डिपेंड करता है कि आया इसको टिश्यू में जाना है या इसको स्टोर होना है। अब ये देखें फॉलिक एसिड बनता कैसे है, यानी टेरिडीन और बेंजोइक एसिड मिलते हैं तो टेरिक एसिड बनता है, वो फिर एल ग्लूटामिक एसिड से कंजुगेशन करता है तो हमारे पास टेरेल ग्लूटामिक एसिड बनता है। वो रिड्यूस होते हैं एक्टिव दो फॉर्म जो हमारे पास डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है या टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास फिर यानी एक्टिव फॉर्म में आता है ताकि ये अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सके। ये देखिए डाइट में हमारे पॉलीग्लूटामेट, फिर इंटेस्टाइन में फॉलेट की फॉर्म, लिवर में हमारे पास मोनोग्लूटामेट, फिर ये कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना। ये डिफरेंट जिन फॉर्म है जब फंक्शनल फॉर्म में, और हमारे पास जब ये टिश्यू में जाता है 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में हमारे पास यानी टिश्यू में पहुंचता है। इसको आगे ये फंक्शनल फॉर्म में इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये देखें इंटेस्टाइन में हमारा फॉलिक एसिड आए, फिर ये डाइहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट 5-10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। डाइट में आया फिर फोलाइल ग्लूटामेट, फिर मोनो, फिर टेट्रा मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर ये सर्कुलेशन में पहुंचा, सर्कुलेशन से मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर से टेट्राहाइड्रोफोलेट फोलाइल टेट्रा पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में हमारे पास लिवर में आता है। ये यानी इसके एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की यानी डिफरेंट फॉर्म है। ये यानी ल्यूमन से आता है डाइट में, फिर ये म्यूकोजल सेल में मूव करता हुआ ये स्टोरेज के लिए लिवर के पास पहुंच जाता है। यानी फॉलिक एसिड के हम मेटाबॉलिज्म जो है ना उसका ये सिंपल सा आपको यानी ओवरव्यू ये हम बताए। अब आपने इसमें एब्जॉर्प्शन याद क्या करना है, एक तो यानी ट्रांसपोर्ट होगा तो वो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट कौन सा 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे पास पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में हम इनटेक करते हैं, इनसाइड द सेल आता है, और फिर ये स्टोर किस में होता है, ये भी किसी हद तक पॉलीग्लूटामेट या मोनोग्लूटामेट में स्टोर होता है, और एब्जॉर्ब हमारे पास सिर्फ मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में होता है। ये यानी कंसेप्ट आपने याद रखें, ट्रांसपोर्ट मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और एब्जॉर्ब मोनोग्लूटामेट की फॉर्म में, और हम जो प्लांट से लेते हैं वो भी हमारा पॉलीग्लूटामेट यानी डाइट से जो हमारे आता है पॉलीग्लूटामेट फॉर्म है। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास है ना परफॉर्म करता है को एंजाइम की तरह, यानी ये जो है ना एंजाइम के साथ फंक्शन करता है। अब इसने क्या करना होता है, ये ट्रांसफ़र करता है यानी 1 कार्बन ग्रुप के, यानी S1 ये मिथाइल है, 1 कार्बन ग्रुप है, मेथिलीन है ना। ये हमारे पास डिफरेंट यानी 1 कार्बन वाले ग्रुप हैं, इनकी ये फॉर्म देखें N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये डिफरेंट फॉर्म में ये इसको कैरी करके जाते हैं तो आगे ये फंक्शन परफॉर्म करता है। अब आगे आ रहा है वहाँ इसको यानी डिटेल से हम डिस्कस करें। अब देखें, अब इसके फंक्शन की प्रॉपर इसका डीएनए के फंक्शन की तरफ आते हैं, डीएनए का ये कन्वर्ट, ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास है यूरासिल। यूरासिल में अगर आप और थायमिडीन में डिफरेंस देखें तो ये यहाँ पे जो है ना मिथाइल अगर ग्रुप अटैच कर दें ये थायमिडीन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये देखें ये हमारे पास थायमिडीन की फॉर्म है। अब इसने यानी इम्पॉर्टेंस इसकी फॉलेट की यही है कि इसने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यूरासिल को थायमिडीन में। थायमिडीन आप जानते हैं किसका डीएनए का पार्ट है, ये किसकी थायमिडीन सिंथेज में इनका कन्वर्ट करते हैं। अब ये मिथाइल ग्रुप यानी हम कह रहे हैं यहाँ से मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से है, ये जो हम मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं ये हमारे पास आता है N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट। जब ये डाइहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है यानी इस पर ये जो मिथाइल ग्रुप लगा है ना, ये जब ये इसको दे देता है थायमिडीन को और ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलेट में है ना। ये यानी फॉलिक एसिड की डिफरेंट फॉर्म है, हमने पीछे बात की है ना।
अब यानी इसकी इम्पोर्टेंस यही है, इसने यानी इसको यूरासिल को कन्वर्ट करना है थेमिडीन में। अब आगे देखें, अब ये इम्पोर्टेंस यानी थेमिडीन किसका पार्ट है, पैरामिडीन का। और ये जो हमारे पास एक यानी हमारा पैरामिडीन है, दूसरी है ना प्यूराइन है। प्यूराइन में ये इसमें फॉर्माइल ग्रुप लेके है ना ये हमारा प्यूराइन बनेगा, और बाकी ये जो सिस्टम है यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरामिडीन। अब इसको रिकवर भी तो करना है, हम रिकवर किस तरह, जब ये फॉलेट आता है, फॉलेट किस में, डाईहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में है ना, तो ये फिर कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज आता है, जो इसको कन्वर्ट करता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में। टेट्राहाइड्रोफोलेट से ये फिर क्या आ जाता है, इसमें कन्वर्ट होता है N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। ये हमारे पास है, इसमें यानी ये हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, ये हमारे पास होते हैं सिराइन से, जब ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है। ये विटामिन B6 इसमें इम्पोर्टेंस है। अब देखें, अब ये फिर क्या N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। यानी N5 ये साइकिल इस तरह भी यानी रीसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। अब इसको यानी N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कौन कन्वर्ट करता है, ये विटामिन B12। इधर यानी विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस है ना। ये यानी इसको मिथाइल ग्रुप ले लेता है, तो हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट पीछे बच जाता है। और फिर क्या है, ये इसमें एक और इम्पोर्टेंस है होमोसिस्टीन और मिथियोनिन में, यानी B12 मिथियोनिन B12 में कन्वर्ट होता है। और ये जब ये वापस मिथियोनिन B12 में कन्वर्ट होता है, तो ये अपोजिट में क्या करता है, होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करता है। अब यानी आपने ये सारा अगर इसको थोड़ा सा रिव्यू करें, शायद कन्फ्यूजन रह गई हो। हमारे पास यूरोडीन थी, उसको हमने थेमिडीन में कन्वर्ट किया, मिथाइल ग्रुप आया यहाँ से है ना, और फिर ये फॉलेट हमारे पास जो डाइट से मिल रही है, वो हमारे टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होती है, यानी NADPH आपने पीछे देखा है। और फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, इसमें N5N10 में। फिर ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा, यानी मिथाइल अपना ग्रुप दे देगा। और फिर ये विटामिन B12 की मदद से यानी अपना मिथाइल ग्रुप B12 को देगा, तो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो फिर दोबारा इसमें इधर यानी ये पैरामिडीन को हेल्प आउट करता है, और ये हमारे पास इधर ये होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मिथाइल B12 बैकअप किस में होता है, B12 में, तो ये किसको, होमोसिस्टीन को मिथियोनिन है। अब यानी इसमें तीन मोटी बातें जो आपने याद रखनी हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, पैरामिडीन, और यहाँ से हमारे पास यानी N10 फॉर्माइल जो THF फॉर्म है, यहाँ से हमारा प्यूराइन बन रहा है। और तीसरी बात, हमारा होमोसिस्टीन मिथियोनिन बन रहा है। अब अगर आप गौर करें, अगर हमारे पास ये फॉलेट ना हो, तो क्या हमारे पास ये साइकिल चलेगा आगे, N5N10 ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास इधर इसको मिथाइल देने के लिए हमारे पास फॉलेट मौजूद नहीं है, जो इसने आखिर आप में, ये फॉलेट की फॉर्म है ना। अब ये नहीं होगा तो हमारे पास यानी DNA की सिंथेसिस नहीं होगी। और अगर ये नहीं होगा तो ये साइकिल भी, होमोसिस्टीन से मिथियोनिन भी नहीं बन पाएगा, और ये प्यूराइन भी नहीं बन पाएगी। यानी DNA की यानी सारा प्रॉब्लम आ जाता है, DNA की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती। यानी इन दोनों के B12 अगर नहीं होगा तो ये साइकिल रुक जाएगा, अगर फॉलेट नहीं होगा तो ये सारा साइकिल, यानी ये दोनों इम्पॉर्टेंस हैं, फॉलेट की भी B12 की भी। अब एक टर्म इस्तेमाल होता है, फॉलेट ट्रैप। फॉलेट ट्रैप क्या होता है, ये जो हमारे पास N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, अगर ये इसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो पाए, यानी किस तरह ना हो पाए, यानी B12 आगे मौजूद ना हो, तो ये इधर सारा ट्रैप होकर रह जाता है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में, जिससे हम फॉलेट ट्रैप कहते हैं। दो हमारे पास यानी साइकिल, एक फॉलेट का साइकिल है ना, ये वही पीछे जो हम बात की, ये
सिराइन से, ये पीछे मैंने कहा ना सिराइन से ग्लाइसाइन जब कन्वर्ट होता है तो ये अपना मिथाइल ग्रुप देते हैं। दूसरा हमारा मिथ्योनिन का साइकिल है। मिथ्योनिन ये होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन कन्वर्ट होता है। अभी जो एक जिन्हें हमने देखा था N10 जो फॉर्माइल है वो कैसे बना था, जिन्हें ग्लाइसिन से हमारा फॉर्मेट आता है, वो टेट्राहाइड्रोफोलेट से बाइंड करता है तो हमारे पास क्या बना देता है, प्यूराइन या फॉर्माइल मिथ्योनिन बनाता है। हिस्टडीन ये आए तो ये हमारे पास N5 फार्मिनो टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो ये फिर किसमें N5N10 मेथिनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, वो फिर क्या इसमें यानी कन्वर्ट होकर प्यूराइन में इम्पोर्टेंस है। और सिराइन टेट्राहाइड्रोफोलेट से बाइंड करता है तो हमें क्या N10 N5, ये फिर सिराइन या थेमिडलेट कन्वर्ट होता है, ये भी टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी ये हमारे पास 1 कार्बन ग्रुप है, ग्लाइसिन है, हिस्टडीन है, सिराइन है, ये हमें यानी अपना ग्रुप देते हैं मिथाइल ग्रुप, है ना। वो क्या करता है, ये हमारे पास ये जो फॉलेट की फॉर्म है, ये इस यानी इन 1 कार्बन से जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप मिलता है वो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्यूराइन की तरफ या फॉर्माइल मिथ्योनिन या थेमिडीन की तरफ। इनका यानी ट्रांसफ़र का काम है, इन्होंने यहाँ से लेना है और इसको इधर फेंक देना है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप लेना है और इधर ट्रांसफ़र करना है, यानी फॉलिक एसिड का सिंपल, यानी उसकी डिफरेंट फॉर्म है तो वो डिफरेंट कंडीशन में हमें डिफरेंट की ज़रूरत पड़ती है। आगे ये होमोसिस्टीन मिथ्योनिन का एक साइकिल है, वो आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। फॉलेट ट्रैप की मैंने बात की थी, मैंने कहा था N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में जब हमारे पास यानी फंस जाए तो आगे ट्रांसफ़र ना हो सके तो हम इसे फॉलेट ट्रैपिंग कहते हैं, क्योंकि वो आगे ना यानी DUMP जो हमारा यूरोसेल है वो आगे थेमिडीन में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो उसकी मेथिलेशन नहीं हो पाएगी, तो वो यानी सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसे हम फॉलेट ट्रैप कहते हैं। ये देखिए टेट्राहाइड्रोफोलेट, अब ये इसकी जो N5 फार्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये की फॉर्म है वो प्यूराइन में इम्पॉर्टेंस है, और ये हिस्टडीन से हमारे पास जो N5N10 बनता है ये हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म है, फिर ये किस में कन्वर्ट होती है, N5N10 मिथिलीन, ये मिथाइल है और ये क्या है, मेथिलीन है, जो हमारे पास यानी DUMP से TMP यानी यहाँ से मिथाइल ग्रुप उठा के TMP को दे देती है, और ये क्या है N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्म जो है हमारे पास वो क्या है, हम क्या मिथ्योनिन बनाते कहाँ से, होमोसिस्टीन से। हमने ये पीछे अच्छे से ये बात की, अब आपने यहाँ रट लेनी है एक बात, N5 फार्माइल ग्रुप प्यूराइन में इम्पॉर्टेंस, N5N10 मिथाइलिन ये क्या है, थेमिडीन यानी TMP बनाने में इम्पॉर्टेंस, और N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथ्योनिन बनाने में इसकी इम्पॉर्टेंस है। ये देखें डाइट से फॉलिक एसिड, फिर ये डाइहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये हमारे पास प्यूराइन की सिंथेसिस, और ये हमारे पास थेमिडीन की सिंथेसिस, और ये हमारे पास मिथ्योनिन की सिंथेसिस, 3 इनके यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गए हमारे पास। अब ये मेथोट्रॉक्सेट ये इस्तेमाल होता है यहाँ, इसको यानी इसको यहाँ स्टॉप करने के लिए, ताकि आगे ना प्यूराइन बने ना थेमिडीन बने ना ये आगे कोई यानी कोई भी फंक्शन है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस है हमारे पास जब कैंसर के या कोई डिजीज़ मुख्तलिफ बीमारियों में, यानी उस डिज़ीज़ का अगर हमारे पास DNA वो क्या है आगे कोडिंग करेगा, फिर यानी वो हमारे पास बिल्कुल कैंसर है, अगर उसका यानी DNA सिंथेसिस होता रहेगा तो वो क्या है अपने कैंसर सेल यानी वो हमारे पास अनकंट्रोल जो ग्रोथ है वो चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास वो प्रॉब्लम सामने आती रहेगी। फिर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको DNA के उसकी सिंथेसिस ही ब्रेक कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या है यहाँ मेथोट्रेक्सेट आ जाता है जो इसको इसी लेवल पे रोक देता है।
यानी ये हम उसी प्रॉपर उस एरिया में ही ये हम प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके यानी डीएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करे, ताकि उस डिजीज़ को जो सिग्नल कर रहे हैं उस प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। अब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की हमारे पास जो प्रॉब्लम है, एक मेगाब्लास्टिक एनीमिया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, हाइपर होमोसिस्टेमिया है, और फिर क्या है, एक्युमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ फिग्लोइंजुरिन है। अब इनको डिस्कस करते हैं। अब डीएनए सिंथेसिस जब हमारे पास यानी प्रॉपर नहीं होते तो इसका क्या है, साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है ना, इसका यानी प्रॉपर आरबीसी का साइज़ नहीं रहता, मैक्रोसाइटिक की कंडीशन आ जाती है। ये देखें, ये नॉर्मल साइज़ है, यहाँ देखें आपको बड़े बड़े यानी आरबीसी की यानी फॉर्म नज़र आ रही हैं, और इससे हमारे पास इम्पेयरमेंट इन वाइट ब्लड भी होता है, जैसे ल्यूकोपीनिया की कंडीशन होती है ना, जिसमें हमारे पास इम्यून रिस्पांस की हमारे पास इन्फेक्शन के खिलाफ कमी हो जाती है। अब और दूसरी हमने क्या बात की थी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास जो एम्ब्रियो में जब हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब बनती है वो प्रॉपर से फ्यूज़ नहीं हो पाती, तो उसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये देखें आप, हाउ डू ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किस तरह आकर होती है। अगर आप इसको देखें, हमारे पास ये रिबन ऑफ टिश्यू में शुरू होती है एम्ब्रियो में, तो ये क्या फर्स्ट मंथ ऑफ जो है ना फोल्डिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो क्या होता है यानी फिर ये फ्यूज़ हो जाते हैं शकल में या ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में। अब ये स्पाइनल कार्ड अगर प्रॉपर फ्यूज़ नहीं हो पाएगा तो हम इसे स्पाइना बिफिडा कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ न्यूरल ट्यूब बन गई, ये इसकी यानी फ्यूजन होती है ना प्रॉपर। अगर ये प्रॉपर फ्यूजन ना हो यहाँ से तो हम इसे यानी ये डिजीज़ की कंडीशन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये देखें, ये स्पाइना बिफिडा की कंडीशन है जिसमें हमारे पास ये प्रॉपर फ्यूजन नहीं हो पाई। ये हमारे पास ब्रेन और शकल की इसमें यानी कमी है, ब्रेन की ब्रेनलेस है, ब्रेनलेस किसी हद तक कह सकते हैं। इसमें यानी हमारे पास यानी शकल की प्रॉपर यानी वो स्ट्रक्चर नहीं अरेंज हो पाई। ये देखें, हमारे पास यानी ये बैक है हमारे पास, यहाँ हमारे पास स्पाइनल कार्ड फ्यूज़ हो रही है। अगर ये देखें, ये फ्यूजन ये तो हो गई, अगर इस देखें बिफिडा में क्या है, यहाँ पे ये फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाई, इसको हम कहते हैं स्पाइना बिफिडा, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये किसकी वजह है, ये फॉलिक एसिड की। इसलिए जो मॉम है यानी मदर्स को ये इंश्योर किया जाता है कि उनको फॉलेट की यानी उन प्रॉपर मिकदार मिलती रहे। अगर ये नहीं मिलेगी तो ये इस तरह के हमारे पास कंडीशन होती है। ये हमारे पास तकरीबन ये अगर 1000 में से एक में तकरीबन ये हमारे पास कंडीशन सामने आते हैं, और इसको कंडीशन के साथ बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए हमें काफ़ी यानी सैकड़ों और हज़ारों खर्चे होते हैं। ये पर हमारे एनसेफेली की कंडीशन है जिसमें हमारे पास मिसकैरेज भी हो जाते हैं, या कुछ अर्से के बाद ये बच्चा ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पास, इसकी यानी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। ये हमारा यानी 95% जो है ना ऐसे कंडीशन आई यानी जिनके फैमिली में यानी ये नहीं एक विरासती तौर पर, यानी 95 में उनके पीछे 95% कोई इसके रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं थे। ऐसे लोगों को यानी मरीज़ जो हमारे पास सामने आए हैं। और फिर ये तीसरी जो डिजीज़ हाइपर होमोसिस्टेमिया की कंडीशन है, जिसमें हमारे पास क्या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, तो होम्योसिस्टीन लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपने देखा था कि ये कन्वर्ट करता है मिथ्योनिन में। अगर मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये हमारे क्रोनरी हार्ट डिजीज़ की कंडीशन आएगी। ये आगे देखें, ये हमारे पास यानी मिथ्योनिन में कन्वर्ट होता है। मिथ्योनिन का क्यों इम्पोर्टेंस है, मिथ्योनिन ये बाइंड होता है एटीपी से, एटीपी फिर ये क्या है फर्दर एडिनोसिन से कन्वर्ट होकर ये सैम में कन्वर्ट हो जाता है एस एडिनोसिल मिथ्योनिन में। अब ये जो है ये मिथाइल एक्सेप्टर यानी मिथाइल अपना डोनर है,
यानी किसी को मिथाइल दे देगा। जब ये मिथाइल देगा तो ये हमारे पास SAH की फॉर्म में यानी एसिडिनोसिल होम्योसिस्टीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये एडिनोसिन अपना दे देगा तो ये फिर दोबारा होम्योसिस्टीन की फॉर्म में रिसाइकल हो जाता है। अब अगर यहाँ आप गौर करें तो इस मिथ्योनिन और होम्योसिस्टीन के स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है। यहाँ CH3 ये मिथाइल ग्रुप इसके पास आया हुआ है ना। वो मिथाइल कोबालमिन की तरफ से हमें मिला है, उसकी इनायत है कि उसने यहाँ यानी CH3 ग्रुप दे दिया है। अब अगर ये B12 की कमी होती है या फॉलिक एसिड की कमी होती है तो ये हमारे पास साइकिल वो फॉलेट का चल नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे पास सारे होम्योसिस्टीन रह जाता है। वो होम्योसिस्टीन क्या है, वो हमारा फर्दर कन्वर्ट होता है सिस्टीन में एट द लास्ट। तो ये हमारे पास सिस्टीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हाइपर होमोसिस्टीनिमिया की कंडीशन कहते हैं। अब ये देखें, ये इसी लेवल को यानी इंक्रीज होता है तो हमें हाइपर होमोसिस्टीमिया की कंडीशन का सामना करना पड़ता है। और चौथी हमने जो बात की थी वो फिगलो टेस्ट की। फिगलो टेस्ट क्या है? फिगलो टेस्ट है फॉर्म अमाइनो ग्लूटामिक एसिड की यानी शॉर्ट फॉर्म है। अब ये क्या है, हमारा हिस्टडीन जो है ना वो कन्वर्ट होता है इसमें फॉलेट में, लेकिन उसके इंटरमीडिएट फॉर्म जो है हमारे पास ये फॉर्म अमाइनो ग्लूटामिक एसिड, अगर ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया हिस्टडीन यानी फॉलेट में कन्वर्ट हो गई, इसने क्या है आगे फॉलेट के कमी की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड में नहीं कन्वर्ट हुए। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, हिस्टडीन जो है ना इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म ये है, इसने एट द लास्ट कन्वर्ट होना है ग्लूटामिक एसिड में। ग्लूटामिक एसिड में तब कन्वर्ट होगा जब इसके पास फॉलेट प्रेजेंट होगा। मैंने थोड़ी सी कन्फ्यूजन कर दी थी कि फॉलेट नहीं सॉरी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी हिस्टडीन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मदद किसकी होती है? फॉलेट की, है ना। अगर फॉलेट होगा तो ये ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये हमें फिगलो की फॉर्म में मौजूद होगा। यानी इसकी तादाद, अगर फॉलेट नहीं होगा तो इस फॉर्म में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी। तो हम इसे हम यूरिन में इसको महसूस करते हैं। जब हम यूरिन देखते हैं तो उसमें अगर इसकी तादाद ज़्यादा है, इसका मतलब फॉलेट की प्रॉपर मिकदार नहीं है, तो वो एक्सक्रीशन यानी यूरिन में हमारे पास ये फिगलो मिलता रहता है। ये यानी फिगलो टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी है। कैंसर में जो है ना फॉलिक एसिड को हम कभी भी कैंसर पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि ये फिर प्यूरिन की और थैमीन की सिंथेसिस करेगा, जो DNA सिंथेसिस फिर क्या है, अब नॉर्मल सेल डिवीजन बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होगा रिस्क फैक्टर यानी DNA के उसके यानी कैंसर के DNA को उसकी ग्रोथ को ये करेगा, यानी उसके सिंथेसिस करेगा, तो मतलब ज़्यादा कैंसर सेल बनेंगे तो ज़्यादा हमारे पास रिस्क की कंडीशन आ जाएगी। इसलिए इम्पॉर्टेंस है कि फॉलिक एसिड को कभी भी कैंसर के पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। अब आ जाते हैं विटामिन B12 के, जिसे हम दूसरा नाम इसका कोबालमिन कहते हैं। ये हमने देखा था ये वाटर सॉल्युबल है ना, ये नॉर्मल फंक्शन इम्पॉर्टेंट है ब्लड के। अब इसकी अगर सिंथेसिस बात करें, ना इसको कोई फंजाई, ना प्लांट, ना कोई एनिमल इसको सिंथेसिस कर सकता है ना। इसमें ह्यूमन भी शामिल है। ये हमारे पास सिर्फ बैक्टीरिया है जो जिनके पास एक एंजाइम होता है जिसकी सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंस है, यानी B12। वहाँ से हमारे पास यानी एक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन सिंथेसिस हमें ओनली बैक्टीरिया ही कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास सिंथेटिक B12 इज यूज टू फोर्टिफाई फूड्स एंड सोल्ड एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट की बात है, यानी डिफरेंट एज में हमारे पास डिफरेंट मेल और फीमेल में डिफ़र करते हैं इनकी यानी रिक्वायरमेंट। प्रेगन ये देखें इन्फेंट में उसकी यानी मिकदार आपको बताई गई है। यानी ये एक पूरी यानी टेबल है, इसको आप और भी खुद कर लेंगे वीडियो स्टॉप करके। फिज़िकल के अगर देखें तो इसकी यानी pH जो है 4.5 to 5 होती है, और
जो हमारे पास ये ज़रूरत rapidly degraded in light, therefore it is necessary to keep it in dark. विटामिन बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय अल्कोहल, स्लीपिंग पिल, एस्ट्रोजन। यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा जो विटामिन B12 को इफ़ेक्ट करता है वो अल्कोहल है, यानी जो शराब वगैरह है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक विटामिन B12 डेफिशिएंसी काज करती हैं। ये आप जानते हैं कि वाटर सॉल्युबल है और ये रेड कलर क्रिस्टल में होता है, वाटर सोल्यूशन ड्यू टू कलर ऑफ कोबाल्ट कोरन कम्प्लेक्स। इसका यानी कलर जो है ना वो हमारे पास जो है ना कोबाल्ट की फॉर्म की वजह से कोबाल्ट आगे देखते हैं। देखें, ये देखें बीच में इसके यानी स्ट्रक्चर अगर जैसे हीमोग्लोबिन का है ना, दरमियान में उधर आयरन होता है। यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास कोबाल्मिन मौजूद है ना। ये तकरीबन अंदाजे के मेरे अंदाजे के मुताबिक कोबाल्मिन सिर्फ हमें जो हमारे बॉडी में है ना वो B12 ही के ज़रिए हमें मिलता है। और ये देखें है ना, इसकी ये स्ट्रक्चर है, बीच में हमारे पास यानी कोबाल्ट है, इसके इर्द गिर्द ये रिंग बनी हुए है ना, एक ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये हमारे पास यानी कोबाल्ट की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ जो है यहाँ पे हमारे पास आर ग्रुप मौजूद है। आर हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं फॉर्म, इसी की बेसिस पे हम कहते हैं इसकी ये 3 डिफरेंट फॉर्म है। एक हमारे पास मेजर फॉर्म्स होते हैं, दूसरे माइनर। 2 हमारे पास मेजर हैं, 1 माइनर है। कोबाल्मिन की जो हमारे पास यानी फॉर्म जिससे उधर हमने डाइहेड्रोफोलेट, टेट्राहेड्रोफोलेट डिफरेंट फॉर्म थे हमारे पास। यहाँ हमारे पास जो है ना 3 फॉर्म को हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। 2 हमारे पास मेजर हैं, 1 हमारे पास माइनर है। मेजर में हमारे पास एडो फॉर्म आ जाते हैं, 2-डीऑक्सी एडिनोसिल फॉर्म, और फिर क्या है मिथाइल कोबाल्मिन। और माइनर फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोक्सो कोबाल्मिन की फॉर्म आ जाती है। अब ये देखें हमने यहाँ पे अगर ये CN ग्रुप लगा दें तो ये साइनो कोबाल्मिन बन जाएगा। अगर CH3 लगा दें तो हमारे पास मिथाइल कोबाल्मिन। और ये क्या एडो फॉर्म, यहाँ से अगर ये ग्रुप हम इधर अटैच कर दें तो ये हमारे पास एडो विटामिन B12 की यानी डिफरेंट फॉर्म जो है वो इस तरह हमारे पास सामने आ जाती हैं। अब ये देखें यहाँ CN ग्रुप लगा दिए तो हमारे पास क्या हो गया है ना, सियानो कोबाल्मिन की फॉर्म। ये मोस्ट ऑक्टाहेड्रल यानी ऑक्टा 8 के लिए से कोबाल्ट की यानी जो हम केमिस्ट्री में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यहाँ कोबाल्ट 2 कम्प्लेक्स इसको नाम देते हैं। यहाँ हाइड्रोक्सी, यहाँ हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है ना। अगर ये फिर क्या मिथाइल ग्रुप अगर हम इसको यहाँ लगा दें, ये देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो हमारे पास क्या मिथाइल कोबाल्मिन की फॉर्म आ गई। अब इसकी एब्जॉर्प्शन में आपने बड़े थोड़ा ये कन्फ्यूजन है, इसको आपने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है। ग़िज़ात हमारे पास एनिमल में जो खुराक होते हैं B12 उसमें मौजूद होता है। ये हमारे खुराक आती है हमारे सिलेवरी ग्लैंड से क्रॉस करती है, ये फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में है ना। ये हमारे पास यानी ट्रांसफ़र के लेवल हैं। पहले हमारे सिलेवरी ग्लैंड से जब B12 आते तो ये इस एनिमल का पार्ट होती है, फिर ये पहुंचती है हमारे पास स्टमक में। स्टमक में वहाँ से जो है ना वहाँ ये डाइजेस्ट हो जाती है HCl की मदद से है ना। HCl इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये हेपेटोकरन जो जिसे हम आर बाइंडिंग भी कह सकते हैं, ये हमारे पास ये हमें सिलेवरी ग्लैंड से मिलता है। और वहाँ स्टमक से हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर और आगे फिर ये प्रोटीएजेस इसको ब्रेक करते हैं, फिर ये हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड करके इलियम में पहुंच जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपने सिर्फ 4 बातें याद रख लें, सिलेवरी ग्लैंड से हेपेटोकरन निकलेगा, ठीक है। स्टमक से हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा उसके पैरेटल सेल से, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड से हेपेटोकरन और स्टमक के पैरेटल सेल से हमारे पास एक यानी HCl के होते हैं, दूसरे हमारे पास ये सेल होते हैं, यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। और फिर आगे ये मूव करता हुआ
इंटेस्टाइन में, यानी प्रोटीन पेंक्रियाज से गुजरता है तो वहाँ इसको है ना वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यानी आगे क्या है, पेंक्रियाज से ब्रेक डाउन हो गए, फिर हमारे पास ये इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड होके हमारे पास इलियम में पहुंच जाएगा और वहाँ से ट्रांसकोबालमिन 2 ले जाएगा। इसको अच्छे से आगे डिस्कस करते हैं, परेशान ना हो। ये देखें, ये प्रोटीन के यानी ये फॉर्म में आया B12 और हेप्टोकैरन हमारा कहाँ से निकला था, सिलेवरी ग्लैंड से आ रहा है। अब जब ये पहुँचता है इस स्टोमक में तो ये जो हमारा पेप्सिनोजेन से हमारे पास पेप्सिन फॉर्म आते हैं, यहाँ से हमारे पास ये जो एसिड है ये इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इस प्रोटीन को, और इसी लेवल पे हमारे पेरेटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। दो चीज़ें यानी स्टोमक से हमें मिल रही हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा हमारे पास HCl। इंट्रिंसिक फैक्टर ने आगे फंक्शन करना है लेकिन HCl इसको क्या करेगा, सिंपल इधर ब्रेक डाउन कर देगा। ये देखा इसने इसको यानी पेप्सिन ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी ये हमारा B12 सारी बाहर निकल आएगी। तो स्टोमक पे जब ये यानी B12 आएगी अनबाउंड फॉर्म में तो हमारे पास जो सिलेवरी ग्लैंड से है हेपेटोकैरन कोरन जो मौजूद था है ना, ये इससे बाउंड कर जाएगा। फिर ये यहाँ से था यहाँ मूव कर गया, अब इस लेवल पे आके पहुँचेगा। आगे इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ से जो रिलीज़ हो रहा है वो भी इसके साथ साथ मूव करता आएगा। वो इंतज़ार में होगा कब ये अनबाउंड होता है तो मैं इससे बाउंड हो जाऊँ। ये देख, अब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेस आते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर सिंपल है, यानी ग्लाइकन के फॉर्म कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है ये हमारे पास। अब ये देखें, इसको अब मौका मिल गया, पेंक्रियाटिक प्रोटीएज ने इसको इस लेवल पे आके ब्रेक कर दिया तो ये फिर अनबाउंड, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से बाउंड हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी अब यहाँ से बाउंड हुआ, आगे फिर ये इसको लेता चलेगा क्यूबिलिन। क्यूबिलिन क्या है, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर का रिसेप्टर जो हमारे पास इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को जब क्रॉस करते हैं तो हम जब लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं तो हमारे पास वहाँ इलियम में हमारे पास ये क्यूबिलिन रिसेप्टर मौजूद है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर कहते हैं। ये सिर्फ इंट्रिंसिक फैक्टर अगर इसके साथ बाउंड होगा तो ये फिर B12 को अंदर आने देगा। ये यहाँ से आपने देखा, यहाँ से मूव करता करता है ये इस लेवल पे इंटेरोसाइड जो यहाँ मौजूद हैं जिससे आप इलियम का पार्ट है, यहाँ के इसने यानी यहाँ से घूमता है इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ से बाउंड करता है, इसे घुमाता आएगा, यहाँ ले आएगा। अगर मैं रिकॉल करूँ पीछे जो बातें हैं, हमारे स्टोमक से हमारे पास हेपेटोकैरन बाइंड हुआ, यहाँ आके इंट्रिंसिक फैक्टर बाउंड हुआ, यहाँ आके ये एब्जॉर्ब हो गया, अब यहाँ अंदर आ गया। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का काम ख़त्म तो हमारे पास ट्रांसक्यूबिलिन आ जाएगा। 1 भी होता है 2 भी होता है, ये इसको फिर हमारे पास सर्कुलेशन में लेके जाता है ना। ये देखें, अब जो ये फैक्टर है ये हमारे पास लीवर में भी यानी ये फॉर्म ट्रांसकोबालमिन 2 रिसेप्टर है ना, ये इसको लीवर में स्टोरेज करना है तो यहाँ भी ये स्टोर हो जाएगा। अब ये सारा यानी वही पीछे की बात रिवाइज है। B12 आया है ना, आर बाइंडर के साथ बाउंड हो गई, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल और पेरेटल सेल, यहाँ से यानी क्या होगा, HCl रिलीज होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या है, आर बाइंडर क्या है हमारे पास, जिसे हम हेपेटोकैरन कहते हैं। ये क्या है, यहाँ से इस B12 के साथ बाउंड होगा, इस लेवल पे आके क्या है, हेपेटोकैरन या आर बाइंडर ब्रेक होगा तो B12 फिर आज़ाद, फिर इंट्रिंसिक फैक्टर लेके चलेगा। इसको लेते लेते यहाँ इलियम के पार्ट में आ जाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पे, और यहाँ से ये हमारे पास सर्कुलेशन ट्रांसकोबालमिन लेकर जाता है। ये फूड से स्टोमक से हमारे पास हेपेटोकैरन मिला, कोबालमिन से फिर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज यहाँ से हुआ, काम उसने इंटेस्टाइन में आके करना है ना।
पेंक्रियास है उस पर वहाँ से ब्रेक डाउन होगा। फिर ये इंट्रिंसिक फैक्टर कोबालमिन से बाउंड, कोबालमिन से ये हमारे पास फिर क्या है इंटेस्टाइनल सेल में चला जाएगा। किस तरह है ना, ये इस जो क्यूबुलिन हमारे पास आगे वो रिसेप्टर मौजूद हैं वो इसको अंदर ले जाते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से फारग हो गया और फिर ये ब्लड में हमारे पास ट्रांसकोबालमिन 2 ले जाता है। बातें आपने यानी सिंपल सी हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं। हेपेटोकैरन स्टमक में बाउंड होगा, इंटेस्टाइन में हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर बाउंड होगा, इंटेस्टाइनल सेल में हमारे पास ट्रांसकोबालमिन 2 वो इससे बाउंड होगा, वो ब्लड में ले जाएगा। फिर वो आगे उसे जहाँ फंक्शन करना है वो उसको लेकर जाएगा। ये वही सारा यानी इसमें अब इसी एक पेरेनिशियस का एनीमिया भी जो है ना वो यही कंडीशन होती है। उसमें ये इंट्रिंसिक फैक्टर या तो बनने नहीं रहा होता या इसकी ब्रेकडाउन किसी वजह से हो रहे होते हैं या ये रिमूव हो जाता है पेरिडल सेल है ना, तो उस वजह से हमारे पास ये डिफरेंट में ये देख कोबालमिन हेपेटोकैरन से बाउंड हुआ, इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ से निकलता है वो इस लेवल पे आके बाउंड होगा। फिर वो है ना इसको यानी इलियल सेल के एपिथेलियल के अंदर ले आएगा, वहाँ से ट्रांसक्यूबुलिन 2 इसको जो है ना ब्लड सर्कुलेशन में, फिर ये हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू में पहुँच जाता है। अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं तो ये इसका एक तो पहला फंक्शन ये है कि ये ऑड चेन फैटी एसिड को डिग्रेड करता है, तो उसे प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। यानी ये ऑड चेन जब ये ब्रेक होते हैं तो आगे इसको यानी इसके मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मिथ्योनिन है, एसिनोल्यूसिन है, वेलाइन है, ये सारे हमारे पास ऑड चेन फैटी एसिड्स हैं। ये किस में कन्वर्ट होते हैं प्रोपियोनॉल कोएंजाइम में। फिर ये फर्दर इसमें कन्वर्ट होते हैं डी मिथाइल मेलानोइल कोएंजाइम ए में। फिर ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है ये डी है, फिर ये एल में एल मिथाइल मेलानोइल कोएंजाइम, फिर ये हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब ये देखें इस लेवल पे यानी विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो ये सारा इस फॉर्म में फंस जाएगा मिथाइल मेलानोइल कोएंजाइम में, ये हमारे पास फिर एसिडिक फॉर्म में चला जाता है जो हमारे पास प्रॉब्लम काज करता है। ये देखा ऑड चेन को मिथाइल मेलानोइल में कन्वर्ट करता है, तो और फाइनली क्या है सक्सिनल कोएंजाइम में मतलब B12 कन्वर्ट करता है। अगर इसकी कमी होती तो मिथाइल मेलानिक एसिड हमारे पास की मुसीबत हमारे सामने आती है ना। इससे हमारा ये देखें अगर मिथाइल मेलानाइल कोएंजाइम ए अगर B12 मौजूद होगा तो सक्सिनल कोएंजाइम में सिंपल कन्वर्ट हो जाए। अगर ये नहीं होगा तो ये और साइकिल में चला जाएगा जिसमें मिथाइल मेलानिक एसिड में जो फिर हमारे पास एक्सक्रीट होता रहता है यूरिन में, ये हमारे पास यानी मिथाइल मेलानिक एसिडेरिया की डिजीज़ है, प्रॉब्लम है। और दूसरा अब फंक्शन जो है ये DUMP को TMP में कन्वर्ट करने में वही है। ये देखें DUMP को इसमें इसने कन्वर्ट करना है। अब यहाँ क्या है यहाँ से B12 ये यानी इस साइकिल का हिस्सा है B12। अगर ये नहीं होगा तो ये क्या है इधर यानी आपने फॉलेट ट्रैप जो पढ़ा था वो ये फॉलेट ट्रैप की कंडीशन पड़ी रहेगी, ये आगे इस फॉर्म में आएगा नहीं और फिर ये ना ये इसमें कन्वर्ट होगा ना ये इधर मिथाइल ग्रुप दे पाएगा। तो ये DNA की सिंथेसिस में भी हमारे पास इम्पोर्टेंस है और मिथ्योनिन के मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया। और ह्यूमिसिस्टिन को किसने मिथ्योनिन का फ़ायदा क्या है। मिथ्योनिन ये हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो हमें यानी सेम में कन्वर्ट होकर सेम हमें क्या करता है वो हमें देता है क्या मिथाइल ग्रुप जो यानी मिथाइल रिलेटेड प्रोडक्ट देता है जो यानी कहीं को मिथाइल अगर ज़रूरत है तो वो ये मिथाइल काम आ सकता है। मिथ्योनिन कैसे सेम में कन्वर्ट होता है ये ATP से बाउंड होता है तो ये इस और फिर ये एडिनोसिन से तो ये सेम में कन्वर्ट हो जाता है। सेम हमारा SAH में कन्वर्ट होता है ना। और SAH जब ये एडिनोसिन रिमूव कर देते हैं तो होम्योसिस्टम में दोबारा रिसाइकल हो जाता है। और अगर फिर ये इसको ये मिल जाए
N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये तो, और B12, तो ये फिर मिथ्योनिन में कन्वर्ट होगा और फिर मिथ्योनिन इसमें, ये साइकिल चलता रहेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो होमोसिस्टीन जो है ना वो और साइकिल में चला जाएगा, सिस्टीन में यानी हाइपर, इसकी सिस्टीन की लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें वही पीछे वाला जो हमने पीछे डिस्कस किया था, है ना, ये यूरासेल थेमीडीन में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से इसको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, और इसकी जो ये फॉर्म है N5 फॉर्माइल THF यानी फॉलेट की, ये प्यूरिन बनाने में इम्पोर्टेंस है, और फॉलेट इसमें इस फॉर्म में आता है तो इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर ये THF से फिर ये दोबारा रिसाइकल से ये N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, अगर B12 मिल गया तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वरना फॉलेट ट्रैपिक कंडीशन आ जाएगी। और होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कब कन्वर्ट होगा? जब ये मिथाइल B12 दोबारा B12 में कन्वर्ट होगा। कंडीशन हमारे पास मेगाब्लास्टिक एनीमिया है, हमने पहले बात की थी, यानी अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, और जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ एनीमिया में रिजल्ट इन एंजाइना एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की यानी प्रॉब्लम है। ये देखें हमारे पास यानी मेगाब्लास्टिक यानी नॉर्मल साइज से हमारे पास नॉर्मल साइज से ज़्यादा है MCV। ये देखिए ये एक नॉर्मल साइज़ है, ये लार्ज साइज़ है रेड ब्लड सेल्स का। ये हमारे पास ये देखें हमारे टंग से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें यानी मेगाब्लास्टिक कंडीशन है यहाँ पे। और इससे यानी B12 की डेफिशिएंसी से GAT डिसफंक्शनल प्रॉब्लम आते हैं, और फिर डीमेलिनेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। डीमेलिनेशन आप जानते हैं कि नर्वस टिश्यू में हमारे पास न्यूरॉन जो है ना मूव करते हैं, एक मेलिनेटेड होते हैं दूसरे नॉन मेलिनेटेड। अब मेलिनेशन में इस B12 का उधर इम्पोर्टेंस है, अगर ये B12 नहीं होगा तो मेलिनेटेड नहीं होगी, तो आप जानते हैं अगर यानी वहाँ जो यानी क्या कहते हैं इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स मूव करती है वो मेलिनेटेड में हमारे पास आप जानते हैं जंप करते जाती है, वो बहुत फास्ट मूव करती है। अगर ये डीमेलिनेशन होगी तो हमारे पास यानी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, डर्सल स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास यानी मेलेनिन फॉर्म करे तो वो न्यूरॉन प्रॉपर मूव नहीं करेगा, तो हमारा मैकेनिज्म अनक्लियर ही रह जाएगा। और फिर हमारे पास ये जाता है डीमेलिनेशन से हमारे पास क्या होता है प्रॉब्लम देखे, उसमें हमारे पास रोमबर्ग साइन होते हैं। रोमबर्ग साइन क्या है? ये एक टेस्ट होता है जिससे ये बिल्कुल जिस बंदे ने अपने आप को बैलेंस करना है, तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे थे। इसको सिग्नलिंग जो प्रॉपर आ रही है, तो यानी हेड को किस लेवल में रखना है, अपने लेग्स को किस पोजीशन में रखना है, ये इसको सिग्नल्स आ रहे कि कहाँ से यानी इसको नर्वस सिस्टम से मिल रहे हैं। अगर डीमेलिनेशन की कंडीशन है तो इसको सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये टेस्ट करते हैं रोमबर्ग टेस्ट इसे हम कहते हैं। ये पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये बैलेंस का अपना खोता है, तो इसका यही मतलब है कि ये इसको डीमेलिनेशन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और एक्युलोहेड्रिया जो है ना, ये हमारे पास वो है जिसमें हमारे पास HCl गैस्ट्रिक जो उसमें कम होगा, तो B12 जो वो है वो उसी डाइट से जो बाउंडेड फॉर्म में है वो उसी फॉर्म में रह जाएगा। वो ब्रेक डाउन होगा तो यानी वो आर बाइंडिंग से यानी हेपेटोकैरिन से बाउंड होगा, फिर वो आगे मूव करेगा। अगर ये नहीं होगा तो ये हमारे पास ये कंडीशन आएगी। और ये हमारा बेबिन सी की जो डिजीज़ है ना, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास जो थंब है ये उठ जाता है अपनी यानी असल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, और ये जितनी जल्दी यानी उठता है उतने आराम से पीछे वापस नहीं आ सकते। ये भी इसी की यानी B12 डिफिशिएंसी की हमें शेप आती है डिफरेंट। काजेज़ क्या हैं इसके? हमारे पास एक तो डेट्री है, यानी हम डेट में कम ले रहे हैं, और क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर की हमारे पास कमी है। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं होगा तो हमारे उसे हम प्रेनिशियस एनीमिया भी यही चीज़ है।
जो इंट्रिंसिक फैक्टर जिसने हमें आगे लेके जाना था सारा साइकिल, यानी उसने एब्जॉर्प्शन इसी ने करानी थी इलियम में। अगर ये नहीं होगा तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास B12 नहीं मिल पाएगा। ये पेरिनीशियस एनीमिया की कंडीशन है। या गैस्ट्रोरेक्टमी, जिसमें हमारे पास यानी स्टमक के यानी सर्जरी करके कोई पार्ट काट दिया गया है जो इसकी फंक्शन में इम्पोर्टेंस है। पैंक्रियाटिक इंसफिशेंटी, जब ये नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो हेपेटोकैरिन जब उससे बाउंड है तो वो बाउंड ही रह जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा नहीं। यानी पेंक्रियाज जो इस पेंक्रियाटिक जो यानी उसको ब्रेक डाउन करना था हेपेटोकैरिन को, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी B12 डेफिशिएंसी प्रॉब्लम। फिश टैप वर्म के हम जब रॉ या अंडर कुक्ड फिश खाते हैं तो इससे भी हमारे पास B12 डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम आती है। और हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्शन, जिसमें हमारे पास के एक बैक्टीरिया होता है जो हमें स्टमक में इन्फेक्शन काज करता है, जिसके वजह यानी अल्सर वगैरह कंडीशन होती है, वो भी हमारा यानी इस B12 की डिफिशिएंसी का वजह बनता है। क्योंकि अगर स्टमक से काम नहीं करेगा तो हमारे पास जो स्टमक लेवल पे इसके यानी मेटाबॉलिज्म में जो B12 ने काम करना है वो नहीं हो पाएगा। और सबसे जो अपने इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो पेरिनीशियस एनीमिया, यानी B12 की सबसे जो अगर काज पूछे सबसे पहले आपने पेरिनीशियस एनीमिया की बात करनी है, जो क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर की यानी ना होना या उसके यानी प्रॉपर प्रोडक्शन ना होना। और फिर क्या है क्रॉन्स डिजीज़, ये क्या है, इसमें क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन होते हैं सिंपल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन की एक प्रॉब्लम है, इससे भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है। या सर्जिकल रिजेक्शन, यानी जब जिसमें हम कोई पार्ट को काट देते हैं पेंक्रिया या कुछ भी जिसने यानी B12 को मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंस है, अगर वो कोई पार्ट कट जाता है तो वो प्रॉब्लम है ना। या फिर एब्जॉर्प्शन इलियल पे, वो भी इलियम पे यानी किसी वजह से उसके अपने प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से या कोई डिजीज़ की वजह से है ना। ये ट्रांसकोबालमिन 2 जिसने हमें है तो ये रेयर कंडीशन जिसने आगे यानी सर्कुलेशन में लेके जाना है। और यह कंपटीशन होता है ना B12 में, ये कब होता है यानी जब नॉर्मल डाइजेशन रूट के बजाय कोई यानी किसी पार्ट को बाईपास करके चली जाए, यानी इंटेस्टाइन के किसी पार्ट से ना गुजरे, बिल्कुल अगर इलियम से नहीं गुजरते पूरा B12 तो ज़ाहिर से उसने तो एब्जॉर्ब उधर ही होता है ना, क्योंकि रिसेप्टर उधर मौजूद है तो वहाँ एब्जॉर्ब होगी जहाँ रिसेप्टर होगा। अगर किसी और एरिया में चली गई तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ज़ाहिर सी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी। अब यानी आप अगर यानी सारा लेक्चर मुझे उम्मीद काफ़ी है कि आप सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। यानी पहले आपने एब्जॉर्प्शन देखी, फिर एब्जॉर्प्शन में उसका यानी पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट फॉर्म, फिर यानी है ना आगे वो 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्म में सर्कुलेशन में। इधर हमने जब B12 की बात की तो B12 में हमने ये देखा था कि जब इसके एब्जॉर्प्शन होते हैं तो B12 यानी उसको पहले हेपेटोकैरिन उसको स्टमक लेवल पे मिलता है क्योंकि उधर उसको HCl ब्रेक डाउन करता है, फिर वो आगे जाके इंट्रिंसिक फैक्टर पेंक्रियाज के लेवल पे जाके मिलता है क्योंकि वहाँ से हेपेटोकैरिन को पेंक्रियाटिक जो है ना वो उसको जो उसकी सेक्रेशन है वो उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं, फिर वो आगे यानी इंट्रिंसिक फैक्टर की मदद से वो इलियम तक पहुंचते हैं, वहाँ एब्जॉर्प्शन होते हैं, फिर ट्रांसकोबालमिन 2 सर्कुलेशन में। ये हमने एब्जॉर्प्शन देखी। फिर इसके फंक्शन में ये नहीं हमने DNA सिंथेसिस को आज हमने अच्छे तरीके से देखा कि DNA सिंथेसिस में ये किस तरह रोल। थैंक यू। उम्मीद काफ़ी है कि कन्फ्यूजन सारे क्लियर होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। मैंने कोशिश की इसको सिंपल तरीके से हाई लेवल के आपको यानी डाटा प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।